देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक बातचीत कंप्लीट की थी वो राइजोबियम बैक्टीरिया तक हो गया था, है ना। अभी नए वाले प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे मूव करते हैं। तो जो नया प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज ईस्ट। ईस्ट को देखो, तुम लोगों ने अपने घरों में भी देखा है। इवन तुम ईस्ट को मार्केट से खरीद सकते हो पैकेट्स में, राइट। ईस्ट मार्केट में आराम से मिलती है, तुम खरीद सकते हो और घर आकर देख सकते हो कि अच्छा ईस्ट हम लोगों की आंखें दिखती कैसी है। तो एक्चुअली में अभी तक आपने जो पढ़ा कि लैक्टोबैसिली रॉड शेप्ड होते हैं, जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया था वो भी रॉड शेप्ड होते हैं, है ना। बट आप लोग इस इमेज को देखिए, इस इमेज को देखकर बताइए कि आपको क्या आपकी ईस्ट, जो कि एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया तुम्हारे सिलेबस में, ये कहीं से भी रॉड शेप दिख रही है क्या? नहीं, ये तो गोल 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 जैसी दिख रही है ना। तो इसीलिए हम लोगों को याद रखना है कि हमारा जो ये ईस्ट है, ये ईस्ट की अगर कोई तुमसे शेप पूछे तो बेसिकली ये कौन से शेप के होते हैं? ये ओवल शेप के होते हैं, ठीक है। ये इनकी शेप है, ये इनकी शेप है। ये तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस चैप्टर का। तो आपको इसकी क्या पता होनी चाहिए? शेप पता होनी चाहिए, राइट। मान लेते हैं तुम्हारे पास एक ईस्ट का सेल है, मान लेते हैं है। यू हैव वन सेल ऑफ ईस्ट, ठीक है। आपके पास एक सेल है ईस्ट का। अब वो क्या रहा है, वो ईस्ट का सेल अगले दिन आप अगर देखते हो, अगले दिन छोड़ो, तुम 10 से 15 मिनट बाद भी जाके अगर उस ईस्ट के सेल को देखते हो, वो एक सेल अगर आपके पास जो था ईस्ट का, वो एक नहीं रहेगा, वो कम से कम मल्टीप्लाई होते 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 हजारों तक पहुंच जाएगा। अगर आप एक दिन बाद जाओगे तो लाखों तक पहुंच जाएगा। ये इतने जल्दी डेवलप होते हैं, इतने जल्दी ये मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब ये अपने बच्चे बनाते हैं। बेसिकली क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। आप 10th क्लास में रिप्रोडक्शन ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो खैर आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। बट ये बेसिकली क्या करते हैं? ये रिप्रोडक्शन करते हैं और रिप्रोडक्शन करके 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 करते 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 खुद को इन्हांस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इनका जो रिप्रोडक्शन करने का जो तरीका है, आप इसकी डिटेल पढ़ाई 10th क्लास में करेंगे। बट 9th क्लास में आपको इतना पता होना चाहिए कि जो तरीका ये ईस्ट यूज़ करते हैं खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए, खुद के नए बच्चे बनाने के लिए, इसको हम लोग, इस तरीके को हम लोग कहते हैं बर्डिंग। और ये बर्डिंग एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, बराबर। ये एक प्रकार का क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर तुम जब छोटे बच्चे थे, जब तुमने बेसिक रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन वगैरह पढ़ी थी, रिप्रोडक्शन देखो दो टाइप के होते हैं। एक होता है सेक्सुअल, है ना, और एक होता है आप लोगों का असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें आपको एक मेल चाहिए होता है, एक फीमेल चाहिए होता है। मेल और फीमेल आपस में इंटीमेट होते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं और फिर उनके बेबीज होते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब सिंपली इतना होता है कि आपको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए, उसको कोई मेल कोई फीमेल से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप डॉटर यानी कि बच्चे, ठीक है। ऐसा मत समझना कि बायोलॉजी की लैंग्वेज में डॉटर मतलब लड़की, डॉटर मतलब बच्चे, तो डॉटर को बना लेता है। तो ईस्ट को भी क्या करता है? वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है। और असेक्सुअल में भी वो कौन सा तरीका यूज़ करता है? बर्डिंग। मैं बर्डिंग को थोड़ा सा समझा देती हूँ, अदरवाइज बर्डिंग की जो ज़्यादा डिटेल है वो आपको मिलेगी 10th क्लास में। बट वो कौन सा तरीका यूज़ करता है? बर्डिंग। तो पेपर में हो सकता है इससे आपके टीचर क्वेश्चन पूछ ले, द मैथड यूज्ड बाय ईस्ट फॉर रिप्रोडक्शन इज क्वेश्चन मार्क। तो तुम्हें वहाँ लिखना पड़ेगा द मैथड यूज्ड बाय ईस्ट फॉर रिप्रोडक्शन इज बर्डिंग, ब्रैकेट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ईस्ट में देखो कैसा होता है, आपकी जैसे बॉडी है, कई बार हमारी बॉडियों में फुंसी हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं,
तो हमारी बॉडी की जो स्किन होती है उससे हमें बाहर की तरफ एक ग्रोथ नज़र आती है, कुछ फूला फूला दिखता है, कोनिकल कोनिकल दिखता है। तो वैसे ही जो ईस्ट होता है, ये ईस्ट क्या करता है, अपनी बॉडी के, उसकी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, उसकी बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसकी बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ये सारी चीज़ों को बांट देता है। देखो यहाँ भी एक न्यूक्लियस, यहाँ भी एक न्यूक्लियस, यहाँ पे भी ग्रे कलर का साइटोप्लाज्म, मतलब बेसिकली रेप्लिकेट करता है, उनको डबल कर लेता है। कैसे करता है ये 10th क्लास का सिलेबस है, ठीक है, बट रेप्लिकेट कर लेता है। और जब वो उनको रेप्लिकेट कर लेता है तो बीच में इस तरीके से खुद को तोड़ लेता है और यहाँ पे ऐसे 2 ईस्ट बन जाते हैं। इसे कहते हैं बडिंग, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बडिंग, ठीक है। अच्छा, अब जब ये पूरी प्रोसेस हो रही होती है तो इस पूरी प्रोसेस के लिए ऑब्वियस है कि उसको एनर्जी चाहिए होगी, खाना चाहिए होगा, फूड चाहिए होगा, न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे। तो न्यूट्रिएंट आते कहाँ से? अब देखो, न्यूट्रिएंट के बेसिस पर अगर मैं ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करूँ तो न्यूट्रिएंट के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई होते हैं। एक वो पेड़ पौधे जिन्हें आप ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जो अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं, और एक हम या जानवर जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के वाया अपना खाना खुद नहीं बना सकती। तो ईस्ट भी एक क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसका मतलब ये है खुद का खाना नहीं बना सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, खुद का खाना नहीं बना सकता, ठीक है, नहीं बना पाता, ये नहीं बना सकता, इसके अंदर वो एबिलिटी ही नहीं है खाना बनाने की, ठीक है, ये खुद का खाना नहीं बना सकता। दूसरी चीज़ आपको जो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से ईस्ट के बारे में पता होनी चाहिए, हमने लैक्टोबैसिली को पढ़ा था। लैक्टोबैसिली एक बैक्टीरिया था। हमने राइजोबियम को पढ़ा था, वो एक बैक्टीरिया था। अब आप पढ़ रहे हो ईस्ट को, बट ईस्ट एक बैक्टीरिया नहीं है, ये फंगस है। ये ईस्ट क्या है, एक फंगस है, फंगस, फफूंद कहते हैं इसको हिंदी भाषा में। ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस। मैंने जो सबसे पहला इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया था उसमें मैंने बताया था कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वेरियस कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, याद आ रहा है। तो ये एक फंगस है, ठीक है, बराबर। और ये किस टाइप का है, ये एक यूकैरियोटिक है। ये कैसा है, एक यूकैरियोटिक है। अब देखो, मैं 9 CBSE को पढ़ाती हूँ। 9 CBSE का जो पहला चैप्टर है ना, वो सेल के बारे में है। मतलब उनको पहले चैप्टर में सेल क्या होता है ये बताया गया है। सेल के अंदर जो अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स हैं वो क्या होते हैं, उनका क्या फंक्शन है, कैसे दिखते हैं, कैसे पाए जाते हैं, ये पूरा है। उनको ये बताया गया है कि यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर क्या होता है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक क्या होता है। फिर उनका जो नेक्स्ट चैप्टर है फिर वो है टिश्यूज। तो तुम्हारे बुक में भी, तुम्हारे सिलेबस में भी टिश्यूज करके एक चैप्टर है एकदम एंडिंग में, बट तुम्हारी बुक में सेल चैप्टर नहीं है। तुम भी तो 9th में हो ना, बट तुम्हारी बुक में सेल चैप्टर नहीं है। इससे ये समझ में आता है कि तुम्हारे सिलेबस, अच्छा 10th में भी नहीं है, मैं भी बता दूं। अब अगर 9th में भी सेल नहीं है, 10th में भी सेल नहीं है, इसका मतलब ज़रूर जब आप छोटे बच्चे रहे होगे तो उस वक्त कहीं ना कहीं ये सेल रहा होगा। जो पुराना सिलेबस था ना, O8 सिलेबस था, उसमें 9th क्लास में रहता था ये सब कुछ सेल के बारे में। लेकिन अब आई थिंक जो तुम्हारी बुक्स अपग्रेड होकर आई हैं, लोअर किसी क्लास में आपको सेल के बारे में होगा। जिस भी क्लास में आपको सेल के बारे में होगा वहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो वहीं पर आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी बहुत ज़्यादा डिटेल में कि यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है। मैं तो यही उम्मीद करूंगी ना कि एक 9th क्लास का बच्चा है, अगर उसके 9th क्लास की बुक में ये चीज़ नहीं है तो ज़रूर उसके लोअर स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं होगी। तो यूकैरियोटिक ये कैसा है, एक यूकैरियोटिक है, बराबर। अच्छा, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में, कि अगर तुम भूल गए हो या फिर अगर तुम्हारी बुक में नहीं भी है तो तुम्हें पता होना चाहिए भैया कि आखिर बायोलॉजी पढ़ रहे हो, साइंस 2 पढ़ रहे हो, मीनिंग नहीं पता होगा तो काम नहीं चलेगा ना, कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस क्या है। देखो होता कैसा है, एक सेल वॉल होती है, इसलिए मैंने कहा ना एक बेसिक सेल आपका कभी ना कभी आपने पढ़ा ज़रूर होगा।
अगर आपने बेसिक सेल नहीं पढ़ा है तो फिर थोड़ा दिक्कत होगी। आपके पास एक सेल वॉल होती है, ठीक है, एनवेलप होता है, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस। लेट्स से ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या है आप लोगों का न्यूक्लियस, है ना। अच्छा, अब जैसे सेल के आजू बाजू वॉल होती है, जैसे घर के आजू बाजू वॉल है ना, वैसे ये जो सेल वॉल है, ये रेड कलर से जो मैंने बनाया है, ये क्या है, सेल वॉल। इसके अंदर रह रहा है न्यूक्लियस। अब कई लोगों का डाउट होगा कि मैडम सिर्फ न्यूक्लियस ही रहता है क्या? नहीं, न्यूक्लियस के अलावा और भी चीज़ें रहती हैं, बट मैं सिर्फ न्यूक्लियस बता रही हूँ। अब इस न्यूक्लियस के आजू बाजू होती है बाउंड्री। इस न्यूक्लियस के आजू बाजू क्या होती है? बाउंड्री, मतलब उसकी न्यूक्लियस की अपनी खुद की वॉल, ठीक है। न्यूक्लियस ग्रीन ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया था, ये क्या था? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के आजू बाजू मैंने जो ब्लू ब्लू कलर से बनाया, ये क्या है? न्यूक्लियस की वॉल। ये क्या है? न्यूक्लियस की वॉल। तो जिन सेल्स के पास न्यूक्लियस की वॉल होती है उनको कहते हैं यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि देखो सेल वॉल तो होगी, बीच में वो ग्रीन 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 कलर का न्यूक्लियस भी होगा, बट उस न्यूक्लियस के पास किसी भी प्रकार की सेल वॉल मतलब न्यूक्लियर वॉल नहीं होगी, नो न्यूक्लियस वॉल, ठीक है। उसके न्यूक्लियस को वॉलिच नहीं है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक। तो आपका जो ये फंगस है, राइट, जिसके बारे में हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो ईस्ट है, पहला पॉइंट, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल से बना है। जैसे आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा अमीबा यूनिसेलुलर, पैरामीशियम यूनिसेलुलर, तो वैसे ही ईस्ट ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और दूसरा, ये कौन से टाइप का सेल है इसकी बॉडी के अंदर? इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, बराबर। अच्छा, खत्म हो गई कहानी, यही था। अब पेपर में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि ड्रॉ ईस्ट सेल्स, तो आपको ये ड्रॉ करते आना चाहिए। और ये लोग कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, और इनका जो तरीका होता है उस तरीके को हम लोग कहते हैं बर्डिंग, ठीक है। और इनके जो बच्चे होते हैं, ठीक है, न्यू डॉटर सेल्स, ये जो वर्ड है ना न्यू डॉटर सेल्स, इसको वो कहते हैं हम लोग बच्चे। ये जो वर्ड है न्यू डॉटर सेल्स, इसका मतलब होता है उसके बच्चे। जैसे डॉग के बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं? पपी। आपके बिल्ली के बच्चे को किटन, राइट, और भी बहुत कुछ होता है। गाय के बच्चे को काफ, राइट, वैसे ही इसको हम कहते हैं न्यू डॉटर सेल्स, यानी कि बच्चे। तो जब वो रिप्रोडक्शन कर रहा होता है, तो रिप्रोडक्शन करने के लिए उसको क्या चाहिए होता है? एनर्जी। उसको क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिशन। तो मैंने क्या कहा, ये एक हेटेरोट्रॉप है, ये खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, जैसे हम नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं? मार्केट से सब्जी खरीद के लाते हैं, दाल खरीद के लाते हैं, चावल खरीद के लाते हैं, खाना बनाते हैं। वैसे ही ये महाशय क्या करते हैं? जहाँ पे भी ये पड़े हुए होते हैं, जैसे क्या होता है, कई बार तुम स्कूल में अपना टिफिन भूल आते हो, 2-3 दिन बाद अगर जाके जब कलेक्ट करते हो, घर ले जाकर उसको ओपन करते हो, तो आप देखते हो कि बदबू भी आ रही है, प्लस रोटी के ऊपर वाइट 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 कुछ जम गया है, या किसी भी खाने की चीज़ के ऊपर वाइट 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 जम गया है। तो ईस्ट एक्चुअली क्या करती हैं? खुद तो मार्केट जा नहीं सकती, खुद तो गाय के जैसे घास चर नहीं सकती, तो जो ऑलरेडी न्यूट्रिशन होता है ना, या कहीं भी अगर उनको खाना मिल जाए, लकड़ी का टुकड़ा मिल जाए, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कार्बन हो, उसके ऊपर वो खुद को क्या कर लेती हैं? डिपॉजिट कर लेती हैं, और उस चीज़ से न्यूट्रिशन लेती हैं। सुप जैसे मच्छर हमारा कैसा खून पीते हैं, वैसे ईस्ट भी उनके पास से क्या लेती हैं? खाना लेती हैं, बराबर। ईस्ट भी क्या लेती है? खाना लेती है। जब ईस्ट खाना ले रही होती है ना, तो ईस्ट के खाना लेने की वजह से क्या होता है? धीरे धीरे जहाँ से वो खाना ले रही है, जैसे अगर तुम्हारी बॉडी से कोई कंटिन्यूसली खून लेता जाए तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारी बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाएगी। तो वैसे ही ईस्ट जब न्यूट्रिशन लेती रहती है, तो जिस जगह से वो न्यूट्रिशन ले रही है वहाँ पे अल्कोहल बनने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगता है, और इसी अल्कोहल के बनने को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। तो यहाँ से अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना रहा तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन फर्मेंटेशन, है ना। मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, बट ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे में हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसे में हम लोग लिखेंगे
यहाँ से लेके यहाँ तक ये ईज फर्मेंटेशन की डेफिनेशन पेपर में हो सकता है टीचर पूछ ले, है ना। तो ये जितना भी मैं मार्क करा रही हूँ ना, इनसे आपको एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स कुछ भी पूछा जा सकता है। सो बी प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ दिस थिंग्स। आगे बढ़ते हैं। हाउ इज ब्रेड मेड, ये इसी ईस्ट का एक टॉपिक है, क्योंकि आप जो ब्रेड बनाते हो, आप इडली बनाते हो, ढोकला बनाते हो, एनीथिंग यू केक बनाते हो, जो भी चीज़ खाने में आपको स्पॉन्जी लगती है, मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट सी, उन हर चीज़ों में ये फर्मेंटेशन होता है। अगर आपने मान लेते इडली बनाने के लिए बैटर तैयार किया, दाल को चावल को पीस कर, और उसको अगर फर्मेंट होने नहीं दिया और तुरंत इडली बना ली, तो आपकी इडली हार्ड बनेगी। आप उसे कंटेनर में बंद करके कुछ देर धूप वगैरह में रखते हो, शाम को जाके उसको खोलते हो, या कभी भी उसको खोलते हो तो देखना जिस लेवल पे पहले बैटर हुआ करता था, बैटर उससे ऊपर आ जाता है, यानी कि फर्मेंटेशन हुआ वहाँ पे, है ना, राइट। वहाँ पे क्या हुआ, फर्मेंटेशन हुआ। और ये फर्मेंटेशन की वजह से, फर्मेंटेशन मतलब CO2 बना, CO2 मतलब गैस, गैस क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, और उसी की वजह से हमारी इडली वगैरह क्या बनती है, स्पॉन्जी बनती है। और इसी फर्मेंटेशन के दौरान CO2 के अलावा और क्या बनता है, अल्कोहल भी बनता है। फिर इसी अल्कोहल को कलेक्ट किया जाता है और लोग इससे वाइन या कोई भी ऐसी अल्कोहलिक चीज़ बनाते हैं, पीते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, दैट इज़ बैड, राइट। तो अभी इसी टॉपिक से रिलेटेड तुम्हारी स्क्रीन के सामने तुम्हें 3 सेक्शन दिख रहे हैं। यूज़ योर ब्रेन पावर, एक है बायो रेमिडिएशन और एक है डू यू नो। मैं तीनों बता देती हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारे स्कूल टीचर्स ये डू यू नो वाले फैक्ट या फिर जो चीज़ें इंफॉर्मेशन जो बॉक्स में लिखी हैं, अगर उनसे पेपर सेट करती हैं, ऑब्वियस है कि हर स्कूल का सिस्टम अलग होता है, वो अलग तरीके से बताते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं स्कूल में कि हम बीच की लाइन से हम कुछ भी पूछ लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, तो ऐसे में उन स्टूडेंट्स को पूरी की पूरी बुक पढ़नी पड़ती है। बट कई स्कूलों का सिस्टम ऐसा होता है कि नहीं, जो एक्सरसाइज के पीछे है हम वहाँ से देंगे। कई स्कूलों का सिस्टम ऐसा होता है कि टीचर जो मार्क करवाती हैं वो उससे देती हैं। सो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, मैं पढ़ा देती हूँ। देखो मैंने क्या कहा कि जो आपकी ईस्ट होती है वो अलग अलग पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो, एक होता है पाम ऑयल, जो कि अच्छा नहीं होता। कई रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, पाम ऑयल में खाना बनाते हैं, चीप रहता है, बट दैट इज़ अनहेल्दी। पाम ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए, है ना। अच्छा, तो जो पाम ऑयल का जब प्रोडक्शन किया जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, गंदी गंदी चीज़ें होती हैं, हार्मफुल चीज़ें होती हैं, राइट। या फिर बहुत सी ऐसी अलग अलग प्रोसेसेस जहाँ पर आपके हैवी मेटल्स या मिनरल्स निकल के आ रहे हैं। तो होता कैसा है कि एक ईस्ट है जिसका नाम आपकी बुक में दिया हुआ है, येरिया लेपोलिटिका। इस ईस्ट को हम यूज़ करते हैं पाम ऑयल के अंदर से टॉक्सिन्स निकालने के लिए। तो यहाँ से आपके टीचर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ईस्ट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द टॉक्सिन्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको ये पूछा गया है कि जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन में क्या होता है, बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व होती है, डस्ट होता है, स्मॉग होता है, बहुत कुछ होता है। तो आर्सेनिक नामक एक एलिमेंट होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का हार्मफुल होता है। उस आर्सेनिक नामक एलिमेंट को अगर आपको हवा से हटाना है तो उसको हटाने के लिए आप कौन सा वाला यूज़ करते हो, आप यूज़ करते हो सैक्रोमाइसिस सेरिशिया। तो ये 2 आपको ईस्ट दिए हुए थे और इन ईस्ट के एप्लीकेशंस आपको दिए थे जो कि आपको पता होने चाहिए अगर स्कूल में पूछ लिया तो, है ना। तो उसके अलावा क्या लिखा है, जैसे बोला गया है कि ऑयल स्पिल्स आर क्लीन विद द हेल्प ऑफ एल्केनोवेरक्स बैक्टीरिया, ठीक है। अब यहाँ पे ईस्ट नहीं है, यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया जिसका नाम है बैक्टीरिया। तो पूछ रहा है जैसे समुद्र में जो आपके रहते हैं, क्या नाम है, बड़े बड़े जहाज, इनसे कभी कभी लीक हो जाता है, ठीक है, आपका ऑयल वगैरह। तो उस ऑयल को अगर तुमको हटाना है
तो उस ऑयल को हटाने के लिए तुम क्या यूज़ करते हो, एल्केनोवेरिक्स बैक्टीरिया जैसी एक चीज़ का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। तो ये जो बायो रेमिडिएशन वाली जो चीज़ थी, यहाँ से एमसीक्यू क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो एल्केनोवेरिक्स बैक्टीरिया ऑयल स्पिल्स इन ओशंस। अब एक है डू यू नो वाला फैक्ट। इस डू यू नो वाले फैक्ट के बारे में भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या है ये डू यू नो वाला फैक्ट? बोल रहा है वहाँ पर कि जब हम लोग गुड़, गन्ना, शुगर, ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं या जब उनसे शुगर बनाने की कोशिश करते हैं, तो शुगर बनाने वाली जो प्रोसेस होती है ना, उस दौरान अल्कोहल भी बनता है। ठीक है, जब हम गन्ने के जूस से उसका क्या करते हैं, शक्कर या गुड़ जो भी बनाते हैं, उसमें मोलासिस इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मतलब शुगर फैक्ट्री से आपको क्या मिलता है, अल्कोहल। शुगर केन के जूस से आपको मिलता है मोलासिस। उस मोलासिस को हम फेंकते नहीं हैं, उसमें ईस्ट डालते हैं। मोलासिस में एक ईस्ट डालते हैं जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस, और इससे हमको क्या मिल जाता है, अल्कोहल। ठीक है, ये बहुत सारा डू यू नो फैक्ट्स आपको दिया है। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ शुगर केन का मोलासिस, आप किसी भी अदर फ्रूट का मोलासिस या किसी अदर ग्रेन का मोलासिस यूज़ कर सकते हो। जैसे चावल का भी यूज़ कर सकते हो, मक्के का यूज़ कर सकते हो, है ना, कोई भी चीज़ का, राइट। और बस यही सारी चीज़ें लिखी हैं और बाजू में लिखा है यूज़ योर ब्रेन पावर। मेरे हिसाब से तो स्कूल टीचर्स को शायद यहाँ से क्वेश्चन देने चाहिए, बट डिपेंड अगेन, मैंने कहा कि ये वाली चीज़ आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि हर स्कूल में पूछी जाए, की जाए। तो अगर मान लेते किसी का ऐसा है कि मैम ये हमारे स्कूल में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो बताओ, मैं आंसर लिखवा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले एक बार पूछ लो। तो यहाँ पे देखो हमारा ईस्ट वाला टॉपिक ख़त्म होता है। कल हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो रहेगा एंटीबायोटिक्स। कल हम लोग एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे, पेनिसिलिन पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों के यूज़फुल बैक्टीरियाज वाले टॉपिक चलेंगे कि हमने क्या पढ़े, यूज़फुल बैक्टीरिया पढ़े, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे हार्मफुल बैक्टीरिया। फिर बस 2 दिन में आपका ये चैप्टर ख़त्म। एक बार देख लेते हैं कि तुम्हारी एक्सरसाइज में ईस्ट वाले, ठीक है, कोई क्वेश्चन है क्या। देखो, एक तो आपको पहले ही मिल गया, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली बाय द डैश मेथड। तो आपको यहाँ पे आंसर आपका लिखना है बाय द बडिंग मेथड। मैंने बताया था, याद रखना। सेकंड, वो क्या बोल रहा है कि गोला करो, राइट द नेम ऑफ माइक्रोब फाउंड इन फूड मटेरियल। ब्रेड, ब्रेड में क्या पाया जाता है, ईस्ट पाया जाता है, ये आप यहाँ लिखोगे। इडली डोसा, इसमें भी क्या पाया जाता है, ईस्ट पाया जाता है, बराबर, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट, अच्छा इसको हम बाद में करेंगे, अभी नहीं। और उसके अलावा ये गिव रीजंस वगैरह को भी हम बाद में देखेंगे। हाँ, मैच द पेयर में आ सकते हो। ईस्ट, ईस्ट क्या काम में आता है, मैंने क्या कहा, जो भी स्पॉन्जी चीज़ें होती हैं, स्पेशली ब्रेड्स, तो ये इसका आंसर होगा बेकरी प्रोडक्ट। ठीक है, बस। और जैसा कि मैंने बताया था कि आपको फर्मेंटेशन का पेपर में डिफाइन पूछ सकता है। यहाँ डिफाइन छोड़ो, यहाँ तो एकदम ब्रीफ में बोल रहा है व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ ये लर्न करना है। स्कूल्स में आपको आंसर्स लिखा के दिए होंगे। अगेन मैं कह रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी को ऐसा है कि नहीं मैडम उनको आंसर्स लिखा के नहीं दिए गए हैं तो बताओ, फिर उनके लिए मैं उनको आंसर्स अरेंज करके देती हूँ। ठीक है, बट आज इतना वीडियो देखने के बाद ये आंसर को तुम लर्न कर लेना, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। और कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और आप